चलिए फिर हम लोग आज डिस्कस करते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आपको शेड्यूल तो पता ही चल गया होगा क्या है। मंडे टू फ्राइडे टॉपिक्स रहते हैं, उसके साथ आपको लेक्चर मिलते हैं हर टॉपिक पर, और उसके सबसे पहले दिन ही आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और रेगुलर आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया उस कंटेंट पर पकड़। अब उस कंटेंट पर पकड़ आपकी मजबूत बन रही है या नहीं बन रही है, इसका एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर कर सकते हो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हो वो शनिवार को, जैसे शनिवार को पिछले वीक में हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी के एक जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लिया था। और यहां ध्यान रखो, स्ट्रक्चर डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लिखा कैसे जाए। अगर प्रीवियस ईयर का यह क्वेश्चन आया है आपकी कॉपी पर या भविष्य में रिपीट होता है, तो यहां पर आप इस टॉपिक को कैसे अपने एग्जाम में डील करेंगे, यहां सीखने पर फोकस होता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मेन बॉडी स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वहां पर कैसे आपको बढ़ना है प्रश्न की डिमांड को समझते हुए, और फिर आपको कंक्लूजन में किस तरीके से अपने आंसर को कंक्लूड करना है। समझ गए? तो यही जो आईबीसी मॉडल पर हम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, यह स्ट्रक्चर भी डेवलप करने के भांति भांति तरीके हो सकते हैं। उन सभी तरीकों पर हम लोगों ने पहले दिन सीख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है, क्योंकि इस वीक क्या किया है हम लोगों ने, आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट किया है। सबसे पहले देखते हैं 5 प्रश्न हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसमें 2025 के भी प्रश्न होंगे, 2024 के भी होंगे, 2020 के भी होंगे। भिन्न भिन्न जो समयों पर अलग अलग काल में जो प्रश्न आए हुए हैं, वो सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर एक एक करके कोशिश करेंगे समझने की। सीखने पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 2021 में आपका यह प्रश्न आया हुआ था। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडियन मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर। तो बेसिकली यहां पर अगर थीम पकड़ी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जब शुरू करना है तो प्रश्न की डिमांड पहले समझनी है। तो डिमांड यहां समझ में आ रही है कि वैदिक साहित्य में जो वर्णित है उसमें भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है, लेकिन रेफरेंस किसका होना चाहिए, वैदिक साहित्य का। ठीक है, अब भारत के जियोग्राफिकल फीचर बताने होंगे तो बहुत हमारे पास स्कोप है, लेकिन यहाँ स्कोप को आपको बांध दिया कि वैदिक साहित्य के दायरे में रहकर बताना है जो जो आपके इस लिटरेचर में मेंशन किया गया है। लेकिन बताना क्या है, डिमांड है प्रश्न की यहाँ। ठीक है, डिमांड समझ में आई कि भौगोलिक विशेषता, ये नहीं कि वैदिक साहित्य डिस्क्राइब कर दिया। जो प्रश्न एक बनाया गया है, आपको पता होगा भी साहित्य वाला जब हम लोगों ने किया था तो वैदिक साहित्य के बारे में पूछा गया था। वहां वैदिक साहित्य पूछा है तो बताइए, लेकिन यहाँ थोड़ी ना वैदिक साहित्य बताने लगोगे। यहाँ तो डिमांड है कि भौगोलिक विशेषताओं का जो वर्णन है उसकी चर्चा करनी है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया, डिमांड समझ में आई। तो डिमांड समझने के लिए भी क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो। अब उसके बाद आते हैं थीम निकालते हैं इससे। जैसे एक तो वैदिक साहित्य थीम है, दूसरी भौगोलिक विशेषताएं। इसके आधार पर बोला था एक इंट्रोडक्शन बना सकते हो। तो यहाँ इंट्रोडक्शन कैसे, सीधा लिखकर ही आपको देखो समझाया जा रहा है, ताकि आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करो कि वैदिक साहित्य आपका, वैदिक जो काल है, क्योंकि वैदिक काल में ही आपका जो साहित्य लिखा गया वही वैदिक साहित्य है। तो वैदिक काल आर्यों का प्रमुख निवास सप्त सैंधव जो सिंधु क्षेत्र है वो माना जाता है। ठीक है, तो आपने ये क्या किया, आपने डिस्क्राइब कर दिया इंट्रोडक्शन को कि वैदिक साहित्य जो है आपका वैदिक काल से संबंधित है, और वैदिक काल जो है आपका सप्त सिंधव जो क्षेत्र है उसको माना जाता है, जिसके आधार पर उस समय की भौगोलिक विशेषताओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। देखो भैया, आर्य जो है कहां पर रहते थे, उनका प्रमुख निवास स्थल क्या हुआ करता था वैदिक पीरियड में, सप्त सैंधव का क्षेत्र। तो वही सप्त सैंधव का जो क्षेत्र है, उसी समय की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, मींस उनके आसपास जो भूगोल जैसा दिखाई देता था, वही जो वर्णन वैदिक साहित्य में किया गया है, उसी की चर्चा यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बन गया। जो आपका प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न की डिमांड पर रहते हुए आपने इंट्रोडक्शन को आप बता दिया है ना, ज्यादा शब्द भी नहीं खपाए, 20 से 25 शब्द खपाए और बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा, डेफिनेशन बेस्ड क्या हो सकता है। देखो, डेफिनेशन बेस्ड क्या है कि वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय सभ्यता के ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, जिसमें ना केवल धार्मिक विचार बल्कि उस समय की भौगोलिक स्थिरता का भी पता चलता है। जैसे डेफिनेशन आपने यहाँ किसकी दी है, वैदिक साहित्य की दी है, जो कि साहित्य के दायरे में रहकर ही हमें यह क्वेश्चन जो है उसकी डिमांड को समझना है। तो बोले वैदिक साहित्य को डिफाइन कर दो कि वैदिक साहित्य ऐसा नहीं है केवल धार्मिक स्रोत ही नहीं है, यह अपने आप में भौगोलिक स्थिरता के बारे में भी पता चलता है यहाँ से। ठीक है, जो वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी थी उस काल की। तो ये आपने क्वेश्चन के आधार पर ही अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर दिया। समझ गए? इंट्रोडक्शन 2 तरीके से लिखा गया। पहला इंट्रोडक्शन समझ में आया कि जो वहां पर आर्य थे उनका निवास स्थल था, और उसके आधार पर उन्होंने जो मेंशन किया वैदिक साहित्य में, भौगोलिक स्थितियों के बारे में बता दिया। दूसरा आपने मेंशन किया कि भैया जो वैदिक साहित्य है ये अपने आप में एक स्रोत है, वैदिक साहित्य को डिफाइन कर दिया आपने कि ये धार्मिक विचार का ही नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता है इससे। समझ गए बात को? तो इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके समझ में आए, भांति भांति प्रकार के तरीके हैं।
अब ये नहीं है कि पहला वाला गलत है दूसरा वाला सही है, दोनों सही हैं। कभी-कभी देखो फैक्ट बेस पर जो ज्यादातर जो थिंकर बेस पर बताए गए शुरुआती दौर में, जैसे हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी में जो लिए, तो थिंकर बेस पर ज्यादा इंट्रोडक्शन लिखे गए। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, थिंकर बेस पर जो इंट्रोडक्शन जैसे सोसाइटी वगैरह के प्रश्न हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ज्यादा लिख सकते हो। यहाँ आर्ट एंड कल्चर में आप सीधे डेफिनेशन पर जा सकते हो, जो आपके प्रश्न की डिमांड है उस पर रहते हुए आप इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो। या फिर अगर कोई फैक्चुअल बेस पर आपको इंट्रोडक्शन शुरू करना है, तो उसमें क्या है, कोई अगर लेटेस्ट न्यूज है, कोई लेटेस्ट कोई डेटा आ गया इससे रिलेटेड, मान लीजिए वैदिक साहित्य से कोई नई खोज आ गई, कुछ न्यूज में ऐसी चर्चा आ गई, आपने वो अपने कॉपी पर लिख लिया, तो आपने ये समझा कि भाई इसके साथ में भी हम इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं कि अपडेट है ये बंदा अपडेट है भाई, है ना, इस टॉपिक को लेकर के। तो एक तो वो तरीका हो सकता है, या फिर पूछा ही गया है आपसे लेटेस्ट किसी न्यूज से, करंट की न्यूज से जोड़कर पूछा गया, तो वहां पर आप डेटा वगैरह या किसी करंट के फैक्ट को लेकर के इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हुआ इसका। अब मेन बॉडी पार्ट पर आते हैं। देखो आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें मेन बॉडी पार्ट बेसिकली यहाँ पर जो डायग्राम्स वगैरह बनाने का स्कोप बहुत बेहतरीन रहता है। और आर्ट एंड कल्चर के या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास पेपर 1 में, तो यहाँ जहां पर भी डायग्राम बनाने का स्कोप दिखे वहां डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको नंबर अच्छे दिलाएगा। दूसरा, आपका जो प्रेजेंटेशन है या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो और बेहतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र की बात हुई, तो अब चूंकि वैदिक साहित्य की चर्चा करनी है, तो इनका जो हमने निवास स्थल बताया, जिसमें जैसे ऋग वैदिक पीरियड का निवास स्थल क्या था, बोले सप्त शांधव का क्षेत्र था। ठीक है, उसके बाद जब उत्तर वैदिक पीरियड आता है तो गंगा दोआब का क्षेत्र है। ठीक है, तो ऋग वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड दोनों का आपने क्या किया, छोटा सा भारत का मैप किनारे बनाया। ठीक है, उसको ब्रैकेट में बंद किया किनारे बनाकर, और यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया, दिखा दिया, दर्शा दिया मैप के अंदर। ठीक समझे? तो यहाँ से क्या है, एग्जामिनर को भी ये भी क्लियर हो गया कि देखो भाई प्रेजेंटेशन भी साथ में चल रहा है और जो प्रश्न की डिमांड है वो तो आपको फुलफिल करनी ही करनी है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर बॉडी बना सकते हो, मेन बॉडी में थीम बेस्ड मेन बॉडी लिखो। थीम बेस्ड क्या है, बोले वैदिक साहित्य और उसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं। तो वैदिक साहित्य बेसिकली कौन कौन सा है तो मालूम ही है आपको, और उसमें भौगोलिक जो विशेषताएं मेंशन की गई हैं, तो भूगोल में क्या आता है आपका, नदियां आती हैं, पर्वत आता है, क्षेत्र प्रदेश आते हैं, जलवायु आती है, वहां की वनस्पतियां आती हैं, यही तो है उसका भूगोल। समझ गए कि नहीं बात को? तो बस आपका वैदिक साहित्य में जैसे नदियों के आधार पर बताना है कि जो सप्त सिंधु का क्षेत्र है उसकी चर्चा है। उसके बाद जब उत्तर वेद में आएंगे तो गंगा और यमुना इनका दोआब क्षेत्र, इसकी चर्चा है। ठीक है, तो नदियों का उल्लेख मिलता है। समझ गए कि नहीं वैदिक साहित्य में? दूसरा, आपने पर्वत के आधार पर बताया तो मूजवंत हिमवंत हम लोग पढ़ते हैं, उसकी चर्चा आपको बता देनी है। क्षेत्र के आधार पर दो क्षेत्र प्रमुख रूप से यहाँ चर्चा में किए गए हैं। जलवायु और वनस्पतियां बताना कि भाई कृषि योग्य भूमि थी, यहाँ पर वर्षा का महत्व था, वन और पशुपालन के बारे में चर्चा की गई है। तो जलवायु की भी चर्चा है, वनस्पति की चर्चा है। तो ये वैदिक साहित्य में जो वर्णित विशेषताएं हैं, ये उसकी भौगोलिक विशेषताओं को डिफाइन करते हैं। समझे प्रश्न की डिमांड? समझे? जो वैदिक साहित्य है उसमें जो वर्णित विशेषताएं हैं, और वर्णित विशेषताओं में उस समय का भूगोल, बोले भूगोल मतलब जो भौगोलिक स्थिति है उसमें इन्हीं सबकी जानकारी तो देनी है, और इन्हीं सबकी जानकारी देते हुए आपको ब्रैकेट में उनका कोड करते हुए जो नाम जिस रूप में मेंशन किए गए हैं, जैसे सप्तशंदेव क्षेत्र है, हिमवंत की चर्चा है, मूजवंत के बारे में कहा गया, मूजवंत के रूप में बताया गया है। ठीक है, समझे बात को? तो इस तरीके से आपको चर्चा करते हुए नोट्स में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। ठीक, अब आते हैं एक दूसरा तरीका भी है इसका। देखो ऐसा नहीं कि ये जो प्रश्न है भौगोलिक विशेषताएं बतानी है तो एक ही ये तरीका नहीं, दूसरा भी क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है आप क्रोनोलॉजिकल तरीके से चले जाओ। जैसे जब हमने देखा कि एक ऋग्वैदिक पीरियड है, एक उत्तर वैदिक पीरियड है, तो हमने एक ऋग्वैदिक पीरियड का काल बनाया, एक दूसरा उत्तर वैदिक पीरियड बनाया। ऋग्वैदिक पीरियड में हमने सप्त सिंधु क्षेत्र बताया, और इस सप्त सिंधु क्षेत्र में हमने विस्तार किया कि यहाँ पर कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, मींस जहां पर ये लोग रह रहे हैं, भूगोल, आसपास के भूगोल की चर्चा करेंगे। फिर जब ये आगे शिफ्ट करेंगे, जब ये शिफ्ट करेंगे किधर, बोले गंगा दोआब के क्षेत्र में, तो गंगा दोआब के क्षेत्र में जाएंगे तो उत्तर वैदिक पीरियड की हम भौगोलिक जब विशेषता बताएंगे, तो यहाँ पर जो साहित्य लिखा जाएगा ये आपका दोआब का क्षेत्र, कृषि संबंधित क्षेत्र, इसकी चर्चा ज्यादा होगी। समझे? एक तरीका ये हो सकता है। जैसे पूरा वैदिक जो साहित्य है वो कैसे आपका डेवलप होगा, बोले ऋग्वेद से उत्तर वेद तक, और ऋग्वेद के लोग कहाँ रह रहे थे, सिंधु घाटी के क्षेत्र में, तो हमने सिंधु घाटी के क्षेत्र एक मेंशन किया हमने क्रोनोलॉजी में, और बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो भौगोलिक विस्तार है उसकी चर्चा कर दी। फिर ये जब गए उत्तर वैदिक पीरियड की ओर, तो यहाँ पर ये लोग जहाँ रह रहे थे, जैसे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, तो यहाँ की भौगोलिक संरचना के बारे में बताएंगे। तो एक तो तरीका प्रेजेंटेशन का ये हो सकता है कि नहीं? ये भी तो डिमांड को फुलफिल कर रहा है। तो एक तो सीधा सीधा तरीका है कि वैदिक साहित्य लिखा है ना, उसमें मेंशन जो आपके जैसे भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भौगोलिक संरचनाएं हैं, उनको आपने डिफाइन कर दिया। एक तरीका है कि क्रोनोलॉजी में आपने एक एक करके ऋग्वैदिक पीरियड में बताया और फिर उत्तर वैदिक पीरियड में बताया, एक ये तरीका हो सकता है। समझे? तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो ना इसको। देखो जितना एनालिटिकल तरीके से आप यहाँ सोच लोगे, जितना आप समझ लोगे, जितना आप इस पर काम कर लोगे, उतना ही वहां एग्जाम में, और एग्जाम से पहले तो यहाँ टेस्ट कल है, जैसे सेक्शनल टेस्ट है ना दूसरा, तो उतना ही यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करो। जितना आप सोच लोगे यहाँ पर, जितना अभ्यास कर लोगे, उतना ही आपको वहां आराम होने वाली है। ठीक है, जैसे आप कंक्लूजन पर आते हैं, एक तो समराइज कर दो पूरा। जैसे समराइज
क्या है? बोले जो पूरा वैदिक साहित्य इसमें वर्णित नदियां, पर्वत, जलवायु जितनी क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, ये भौगोलिक स्वरूप का स्पष्ट चित्रण करती हैं। ठीक है, एक तो कंक्लूड आपने क्या किया, जो आपसे भौगोलिक विशेषताएं पूछी गई उनको समराइज करते हुए सभी को आपने बता दिया कि यही पूरा भौगोलिक स्वरूप है, इसका स्पष्ट चित्रण देखने को मिलता है। ये हो गया कंक्लूजन पहला। दूसरा भैया होलिस्टिक कंक्लूजन क्या है? इसमें आपको वैदिक साहित्य के बारे में बताना है कि ये ना केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये भारत के भौगोलिक सांस्कृतिक परिदृश्य का समग्रता से वर्णन करता है। ठीक है, समझे? देखो वैदिक साहित्य की चर्चा की कि ये अपने आप में इसको धार्मिक ग्रंथ समझने की भूल मत करना कि वेद है, उपनिषद है, बल्कि ये धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ आखिरी में आपको क्या है, होलिस्टिक मतलब होता है एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए। सुना होगा ना अक्सर कि जो है एक सकारात्मक तरीके से आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में आपको कंक्लूजन लिखना है। कैसे लिखना है? देखो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है? बोले इसको लेकर कोई निगेटिविटी मत बताना, है ना? सकारात्मकता ही रखना वैदिक साहित्य को लेकर के कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि अपने आप में भारत के भूगोल, भारत की संस्कृति इसको समग्रता से वर्णित करता है। देख रहे हो कंक्लूजन को आप पॉजिटिवली कैसे बना सकते हो। फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन बोला तो जाता है कि लिख लो, लेकिन फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन होता कैसे है कि आपने वैदिक साहित्य के सकारात्मक आयामों को बताते हुए, और सकारात्मक आयाम क्या है कि इसको मात्र धार्मिक ग्रंथ समझने की भूल मत करना, ये भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का समग्रता से वर्णन करता है। ठीक है, स्पष्ट समझ में आया? अब ये भी क्लियर हुआ होगा कि फ्यूचरिस्टिक जो कंक्लूजन होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, यही होते हैं होलिस्टिक कंक्लूजन आपके। क्लियर हो गई बात? इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, तीनों स्ट्रक्चर एकदम स्पष्ट हुए। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल में कला और प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कमेंट ब्रीफली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो यहाँ मौर्य काल से संबंधित आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो कला और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कर दीजिएगा। और क्वेश्चन कब का है? यूपी पीसीएस 2025 मेंस में आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें थीम निकाली सबसे पहले। तो एक तो देखो मौर्य काल है, क्योंकि थीम बेसिकली एक थीम है, एक सब थीम है। तो मौर्य काल के अंतर्गत बहुत सारी कलाएं विकसित हुई, प्रौद्योगिकियां विकसित हुई, या बहुत सारे और भी कार्य हुए, राजनीतिक विकास भी हुआ, प्रशासनिक विकास भी हुआ, लेकिन यहाँ पूछा गया है कला और प्रौद्योगिकी का विकास। तो ये मौर्य काल के अंतर्गत एक सब थीम है। और प्रश्न की डिमांड भी क्या है? यही है, कला और प्रौद्योगिकी का विकास, लेकिन कहां पर? बोले मौर्य काल के दायरे में रहते हुए। ठीक है, तो आओ देखो इंट्रोडक्शन जब बनाना होगा तो एक इंट्रोडक्शन बहुत साधारण सीधा सीधा बना सकते हो, थीम को ही आधार बनाते हो। जैसे मौर्य काल की चर्चा है तो आपने मौर्य काल के ही टाइम पीरियड को यहाँ पर मेंशन करते हुए इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर दी, और बताया कि प्राचीन भारत में राजनीतिक एकता के साथ साथ कला और प्रौद्योगिकी का भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। ठीक है, यह जो मौर्य काल है जिसका आपने टाइम पीरियड मेंशन किया, और कोशिश करना कि जैसे मौर्य है, मौर्योत्तर है, इनके टाइम पीरियड याद होने चाहिए। तो इनके टाइम पीरियड को मेंशन करते हुए बताया कि ये मात्र राजनीतिक एकता का ही नहीं, बल्कि यहाँ कला और प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ है, इसका भी एक काल माना जाता है ये। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है इंट्रोडक्शन लिखने का। कौन सा तरीका? जो थीम बेस्ड इंट्रोडक्शन है। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? देखो इसका दूसरा भी तरीका सुनो, सोर्स बेस पर। सोर्स बेस क्या है? मौर्य काल जब हम लोग पढ़ते हैं तो मौर्य काल में इसको जानने का मतलब मौर्य काल को सबसे शानदार तरीके से जानने के क्या सोर्सेस हैं? वो दो ही तरीके होते हैं ना, सोर्स होते हैं, या तो एक लिटरेचर होता है या फिर आर्कियोलॉजिकल होता है ना, या तो साहित्यिक होता है या पुरातात्विक होता है। तो जो लिटरेचर में सबसे शानदार सोर्स है यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र है या पुरातात्विक स्वरूप, जैसे स्तंभ है, स्तूप है, तो बोले या तो अर्थशास्त्र और पुरातात्विक शास्त्र, इनसे मौर्य काल में कला और तकनीक की प्रगति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो मौर्य काल में जिससे मतलब कला और प्रौद्योगिकी की जानकारी जिस सोर्स से होती है उसको मेंशन करते हुए आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। अब जानकारी क्या होती है, किस रूप में होती है, तो आगे करना है। मेन बॉडी में डिमांड है क्या कि कला और प्रौद्योगिकी पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, लेकिन ये भैया कला और प्रौद्योगिकी की जानकारी कहां से, सोर्स कहां है यहाँ? बोले सोर्स है तो लिटरेचर के माध्यम से, साहित्य में आपको बता दिया जाएगा, और जो कही गई बात है उसको प्रमाणित कहां से किया जाता है? जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। भैया कह दिया गया कि यहाँ पर ऐसा चमकीला एकदम पॉलिशदार स्तंभ हुआ करता था। अब ये कॉपी पर लिखा हुआ है, कॉपी मतलब साहित्यिक स्रोत में लिखा हुआ है, अगर कहीं पर दिख भी जाए, जैसे पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल, कहीं दिख गया वही पॉलिशदार, तो यही कॉपी पर कही हुई बात क्या हो जाएगी? प्रमाणित हो जाती है। यही कहा जाता है कि आपने कोई बात कही कि महिलाओं और पुरुषों में वेतन में गैप है, लेकिन इसको प्रमाणित अगर करना है तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर डेटा बता देना है। ठीक है, समझे? जैसे लेबर फोर्स इन्फॉर्मेशन जो रेशियो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है, सॉरी, तो वो अगर आपको बताना है कि महिलाओं और इनके बीच में गैप है, जो मजदूरी में गैप है, वेतन में गैप है, तो उसमें आपको तुरंत अगर ये डेटा आपने बता दिया तो आपकी जो कही हुई बात है वो प्रमाणित हो गई कि नहीं होगी? ऐसे यहाँ समझो कि साहित्य में कोई बात अगर कही जाती है वो प्रमाणित तभी होती है कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर वो
प्रमाणित कर दी जाती है। ठीक, समझ गए बात को? तो एक तो ये तरीका है, पहला तरीका थीम बेस इंट्रोडक्शन, दूसरा है सोर्स बेस। अब जब मेन बॉडी पर आना है तो इसमें बिल्कुल आप टू द पॉइंट रह सकते हो। कैसे? क्योंकि उसी पर कला के विकास पर और प्रौद्योगिकी के विकास पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले आपने कीवर्ड तोड़े। सबसे पहला कीवर्ड क्या मिला? पहला कीवर्ड था, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, कला का विकास। ठीक है, पहले हम बताएंगे कि कला कैसे विकसित हुई। यहाँ पर कला के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, पढ़े है ना आर्ट एंड कल्चर में पूरा। तो बोले ये कला के भिन्न भिन्न रूप कैसे विकसित हुए। दूसरा प्रौद्योगिकी, दूसरा हम बताएंगे कि टेक्नोलॉजी वो कैसे विकसित हुई इस काल में। तो जब कला का विकास बताना है तो इसमें जैसे शुरुआती दौर में स्तंभ कला का विकास हो रहा है, इसमें अशोक स्तंभ, चमकदार, पॉलिश, है ना, इनकी चर्चा कर लेनी है, कोट कर देना है। और एक चीज और समझ लो, एक चीज और देखो, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ हैं जो जैसे पहली बार साथी लिख रहे हैं, उनको ये समझ में ऐसा लगता है कि जब तक पूरा नहीं लिखोगे, जैसे यहाँ पर कला का विकास लिखा, स्तंभ कला और डैश देकर के आपने अशोक स्तंभ और चमकदार पॉलिश लिख दिया। अब इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है, पाया गया है, ये पाया गया है, दिखाई देता है। ठीक है, ये सारे शब्द लिख करके अनावश्यक शब्द होते हैं। बेसिकली आप अपनी वर्ड लिमिट भी क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, इनको बचाना है और ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि समय तो उतना ही है ना। इसके अलावा जैसे यहाँ पर चमकदार पॉलिश, अब ये जरूरी नहीं है कि इस पर चमकदार पॉलिश पाई जाती, जरूरी नहीं ही पाई जाती है, देखने को मिलती है, ये सब शब्द अनावश्यक है। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है अशोक स्तंभ, कीवर्ड है चमकदार पॉलिश। तो इसको भी अभ्यास करना है कि ये जो अनावश्यक वाले शब्द होते हैं, ठीक है, इनको लिखने से बचना है। जैसे स्तूप में आना है तो इस काल के स्तूप एकदम पता होने चाहिए, सांची के स्तूप है, इसको आपने मेंशन कर दिया। शिल्प कला में जैसे सिंह शीर्ष की बात कर दी आपने, गुफा वास्तुकला में बराबर की गुफाएं हैं, नागार्जुन की पहाड़ियां हैं, ठीक है, इनकी चर्चा कर दी। तो ये कला के भिन्न भिन्न खंड हैं। अब ये कला के भिन्न भिन्न खंड हैं, इनका विकास कैसे हुआ इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखो भैया, कला के भिन्न भिन्न रूप आप बता रहे हो, स्तंभ बता रहे हो, स्तूप बता रहे हो, और अगर स्तंभ स्तूप बनाकर नहीं दिखाओगे तो सोचो यार, एक एक इंसान है, वो एक समझिए कैंडिडेट है जो वो लिखकर आ रहा है और साथ में उसने जैसे जब स्तंभ की चर्चा की तो साइड में धीरे से स्तंभ बना दिया, छोटा सा स्तंभ बना दिया। देखिए इतनी आसानी से बनाया जा सकता है, सीखा भी है ना हम लोगों ने। यष्टि, फिर आपका उनांगमुखी कमल, फिर आपका फलक, फिर उसके ऊपर पशु की संरचना बता दी। ठीक है, तो ऐसे आपने एक छोटा सा बना करके सोचिए, वहीं पर आपने स्तंभों के बारे में बताया, स्तंभों के साथ आपने फिगर बना दिया। स्तूपों के बारे में बताया, शुरुआती स्तूप है, छोटा सा स्तूप आपने बनाते हुए हर्मिका और वेदिका शुरुआती दौर के स्तूप थे, एकदम साधारण स्तूप थे, उनके बारे में आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, फिगर बनाया। याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बनाते वक्त अभ्यास जब कई बार करोगे तो ये आपके शामिल हो जाएंगे, उसमें अभ्यास में शामिल हो जाएंगे कि खाली लिखकर ही नहीं आओगे, लिखने के साथ प्रेजेंटेशन भी बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने के साथ, सीखने के साथ में। फिर जब प्रौद्योगिकी का विकास बताना है तो प्रौद्योगिकी में आपने बताया कि देखो धातु कर्म है, शहरीकरण है, यहाँ पर जैसे आयरन और जो स्टोन है ये पॉलिशदार होते थे। ठीक है, शहरीकरण, जो आपका सड़क है, जल निकासी, इसकी बेहतर व्यवस्था दिखाई देती है। कृषि के क्षेत्र में तकनीक, जैसे सिंचाई की बात होती है, औजारों का प्रयोग है, ये बढ़ा, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, तो इन सब की चर्चा करनी है। तो ये बिना प्रौद्योगिकी के विकास हुए, बिना टेक्नोलॉजी के विकसित हुए संभव ही नहीं था। तो इस रूप में प्रौद्योगिकी का विकास दिखाई देता है। तो हमने कला का विकास मेंशन कर दिया मुख्य संरचना में, और प्रौद्योगिकी का विकास मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में इतना स्कोप यहाँ पर रहता है, ध्यान से सुनो, इतना स्कोप रहता है, अगर 3 पेजेस में क्वेश्चन है आपका तो आप यहाँ कंट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हो। मींस ये कला और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मौर्य काल का क्या, मौर्य काल के संदर्भ में क्या इसका महत्व है। तो महत्व आपको बताना है कि स्थापत्य और शिल्प परंपरा की यहां से नींव पड़ती है। बौद्ध कला का वैश्विक रूप में विस्तार, क्योंकि यहाँ के शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, मौर्य काल के शासकों ने, तो बौद्ध जो कला है विकसित हुई, उसका वैश्विक प्रसार हुआ। स्थापत्य और शिल्प परंपरा की नींव मजबूत होती है, राजकीय संरक्षण यहां से मिलना शुरू होगा, फिर आगे के राजवंशों के लिए यह प्रेरणा स्रोत बनेगा। ठीक है, समझे? तो इसका ये सिग्निफिकेंस है या इसका ये कंट्रीब्यूशन है। कहां पर? बोले मौर्य काल के संदर्भ में या आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में। ठीक, कला और संस्कृति के विकास के संदर्भ में ये अपने आप में कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है। ठीक है, इसका अगर स्कोप रहे लिखने का तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, नहीं तो प्रश्न की जो डिमांड है, समझ गए बिल्कुल, कला का विकास बताना है, प्रौद्योगिकी का विकास बताना है, और शुरुआती दौर में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कंक्लूड जब करना है, देखो एक तो समरी बेस्ड है, समरी बेस्ड कंक्लूजन कैसे है, जो पूरा मौर्य काल में कला और प्रौद्योगिकी की बात की गई, इसका विकास जिसने भारतीय संस्कृति को समृद्ध कर दिया, तो जो प्रश्न है उसी को समराइज करते हुए आपने भारतीय संस्कृति से जोड़ करके, उसकी समृद्धि से जोड़ करके इसको कंक्लूड कर दिया। एक तो ये समरी बेस्ड हो गया। दूसरा जो होलिस्टिक अप्रोच था, मींस यहाँ पर बताना है कि मौर्य काल जो है भारतीय कला और तकनीक की उन्नति का स्वर्णिम युग सिद्ध होता है। ठीक है, समझे? तो यह जो है स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है, बोले ना पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। तो मौर्यकालीन जो युग है उसमें कला और तकनीक की जो उन्नति दिखाई दे रही है, ये अपने आप में एक स्वर्णिम युग के रूप में सिद्ध होता है। इसको आपने कंक्लूड करते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ भी कंक्लूजन दे सकते हो। ठीक है, समझ में आए? दोनों एकदम स्ट्रक्चर क्लियर हुए कि लिखना कैसे है।
अभी देखो इस पर फोकस नहीं करना है कि कैसे क्या लिखना है से ज्यादा ये क्लियर होना चाहिए कैसे लिखना है इसको। ठीक है, कैसे एग्जाम में किन किन तरीकों से लिखा जा सकता है, इस पर यहाँ पर फोकस होना चाहिए। हम लोग ये डिस्कशन इस आधार पर करते हैं, समझे, ये तरीका रखा जाता है, यही से सीखोगे ज्यादा। काहे कि सीधे सीधे आकर के अगर पढ़ देंगे, तुम खुद सोचो यार, सीधे सीधे आकर पढ़ दिए और सिखाने की कोशिश अगर नहीं करें तो यार इसको आप अप्लाई कैसे करोगे अपने ऊपर, है ना। अब मान लीजिए 5 क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ प्रयास होता है सिखाया जाए, अब अगले 5 क्वेश्चन और लेकर के आपको बैठने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, अगले 5 क्वेश्चन आपको लेकर बैठने हैं और यही अप्रोच डेवलप करना है। अब सेम अगर नहीं आ पा रहा है, धीरे धीरे करके आएगा, इससे बेहतर भी आप करोगे, ठीक है, लेकिन अप्रोच ऐसे ही डेवलप करना है सीखने का, ठीक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं नागर शैली के। जैसे स्थापत्य से यहाँ प्रश्न है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर, बताया था ना, यहीं से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो 2023 में 12 नंबर में क्वेश्चन आया कि नागर शैली के मंदिरों को स्थापत्य विशेषताओं का वर्णन करो। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर फीचर आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नागर शैली। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो पकड़ो थीम कौन सी है। तो थीम तो मालूम है कि मंदिर स्थापत्य है, इसके अंतर्गत हमने टॉपिक पढ़ा है। मंदिर स्थापत्य में कौन सी शैली पूछी है, नागर शैली पूछी है। अब नागर शैली इसमें बहुत सीधा 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 स्कोप है कि इसमें हम लोगों ने जो फिगर तैयार किए, डायग्राम तैयार किए थे, वो लिखने का बढ़िया एकदम स्कोप रहेगा। इसके साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है उसमें एकदम काम करना है, हम लोग कर चुके हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि सारे आयाम कि किन किन आयामों पर, और आयाम कैसे सीखे थे कि अगर स्ट्रक्चर आपको नागर शैली के मंदिर बनाने आते हैं तो एक एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए आप उसकी विशेषताएं आराम से लिख सकते हो, और वही तो बतानी है भैया, उसकी विशेषताएं ही तो बनानी है। कंफ्यूजन होगा ही नहीं कहीं इसको लिखने में, क्योंकि एकदम रटा होना चाहिए। तो जब इंट्रोडक्शन शुरू करो तो बता दो भैया कि ये नागर शैली का क्षेत्र कौन सा, उत्तर भारत का, इसमें विकसित जो जो आपका मंदिर स्थापत्य है उसकी पहचान की जाती है प्रमुख रूप से नागर शैली के रूप में। ठीक है, समझे। अब एक दूसरा हो सकता है क्लासिफिकेशन बेस्ड। जैसे क्लासिफिकेशन बेस पर कैसे हो सकता है, एग्जामिनर को बताया कि मंदिर जो स्थापत्य की, भारतीय मंदिर जो वास्तुकला है, इसमें नागर, द्रविड़ और बेशर, इस रूपों में इनकी स्थापत्य कला को विभाजित किया जाता है, जिसमें नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। देखो भाई, एग्जामिनर को ये बताया, हमको पता है कि भारत में मंदिर स्थापत्य की कितनी शैलियां हैं, बोले 3, लेकिन जिसमें उत्तर भारत में नागर शैली। तो एग्जामिनर को ये भी बता दिया कि प्रश्न किस पर है, बोले प्रश्न है नागर शैली पर। इसलिए हम जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो आप समझ जाओगे कि प्रश्न पूछा किस पर गया, इंट्रोडक्शन से ये भी पता हो जाना चाहिए। ठीक है, समझे। अब आते हैं मुख्य भाग पर। तो मुख्य भाग पर किन किन बातों का ध्यान रखना है। पर जब नागर शैली की बात होगी, वहां चर्चा की थी कि एक भारत का मैप बना करके धीरे से आपको नागर शैली का क्षेत्र दिखाओ, और नहीं नागर शैली तो आप तीनों भी दिखा सकते हो, प्रमुख रूप से अगर ज्यादा हो तो नागर शैली का कम समय रहे। ठीक है, किनारे छोटा सा भारत का मैप बनाया, और भारत के मैप में बना करके उत्तर भारत के क्षेत्र को आपने ऐसे शेड किया और वहां लिख दिया नागर शैली। ठीक, ये क्लियर हुआ। एग्जामिनर को ये बता दिया आपने कि देखो भैया, नागर शैली के जो मंदिर है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं भारत के। दूसरा, या किस क्षेत्र में विकसित हुई। दूसरा, आपने एक नागर शैली के मंदिरों का स्ट्रक्चर जो है, उसका स्ट्रक्चर का हम लोगों ने डायग्राम जो मतलब बनाया था, उसका भी अभ्यास किया था। कैसे, यहाँ पर देखो गर्भगृह को लेकर के, उसके बाद शिखर जो उसका होता है आमलक, और उसके बाद में आपका ये पूरा का पूरा हम लोगों ने बढ़िया से वहां पर सीखा हुआ है, स्पीड में एकदम बताया था कि कैसे बनेगा। बिल्कुल आसान तरीके से एकदम लिखना है, और एक एक जगह को आपको मेंशन कर देना है, कहां पर शिखर है, कहां पर आमलक है, कहां पर महामंडप है, कहां पर गर्भगृह है। ठीक, गर्भगृह वर्गाकार है, कैसा है, इस सब कुछ सीखा हुआ था। क्लियर। तो ये फिगर भी आपका ध्यान रखना, जब आप अभ्यास कर लोगे कई बार तो याद आ जाएगा। नागर शैली अगर द्रविड़ शैली रटा होगा तो पता होगा भैया ये दो फिगर तो छोड़ने ही नहीं जब आंसर लिखना है। उसके बाद जब विशेषताएं लिखनी है तो एक एक करके विशेषताएं क्या बताया था कि एक तो स्ट्रक्चर बेस पर, जैसे स्ट्रक्चर मतलब जब ये हम लोग बना रहे थे तो सबसे पहले देखो गर्भगृह है, तो गर्भगृह आपने बता दिया, फिर मंडप बताया, मंडप के बाद में अंतराल बताया आपने। ठीक है, उसके बाद में जब इसके शिखर की चर्चा की तो शिखर के बारे में बताया कि इसका ऊंचा वक्राकार, देखो इसका जो गर्भगृह है ये वर्गाकार होता है। ठीक, इसको ठीक कर लेना, क्योंकि नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह जो है वर्गाकार होता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो शिखर जो है, शिखर ऊंचा वक्राकार, शीर्ष इसका आमलक प्लस कलश, शीर्ष और ऊपर की ओर क्या होता है, हम लोगों ने देखा था शिखर जो है ऊपर की ओर कैसा पतला होता चला जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जब आप फिगर बनाओगे ना तो एक एक करके फिर आमलक बता देना है, फिर मंडपम महामंडपम की चर्चा यहाँ पर कर देनी है। ठीक, पंचायतन शैली में बोले थे मंदिर का विकास होता है। तो यही सारी बातें तो आपको विशेषताओं में लिखनी है। बस आपने प्रेजेंटेशन का तरीका सीख लिया कि नागर शैली की विशेषताएं, और उसमें संरचनात्मक विशेषताएं, शिखर, फिर आधार, और फिर क्षेत्रीय विविधताएं इसकी, मतलब जो एग्जाम्पल्स आपके पास में, अलंकरण के स्तर पर आपने बताया कि अलंकरण किस तरीके से किया जाता है। ये आपका प्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है। ठीक, समझे। नागर शैली की विशेषताएं ही बतानी है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने का आप तरीका सीख सकते हो। उसके बाद में इन नागर शैली के मंदिरों के महत्व को भी आप जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पर लिखकर बता दिया गया है, चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता होगा 3 पेजेस मिलते हैं आराम से लिखने के लिए। अब आपने पहले देखो फिगर, आपने इंट्रोडक्शन बताया, फिर उसके बाद आपने
प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से कर दिया, नागर शैली की विशेषताएं जो प्रमुख मांग है। उसके बाद भी अगर तीसरा पेज बच रहा है तो वहां पर आप सिग्निफिकेंस बता सकते हो। सिग्निफिकेंस कैसे है, देखो इनका क्या योगदान है समझो। अब इनका कंट्रीब्यूशन इंटरलिंक कर सकते हो आप हर पेपर से। कैसे, सुनो। नागर शैली के जो मंदिर है, अब आपने हिस्ट्री वाले, चूंकि आर्ट एंड कल्चर का पेपर है तो इससे जब आप लिंक करोगे तो गुप्त काल से लेकर के विकसित और आगे मध्य काल में उत्कर्ष रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, ये जैसे गुप्त काल से मंदिर स्थापत्य की शैली का विकास हुआ और आगे चल करके मध्य काल तक ये अपने उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गया। तो ये ऐतिहासिक रूप से इसके कंट्रीब्यूशन को आपने जोड़ दिया, जैसे आगे ऐतिहासिक रूप में आगे देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला आपने जोड़ा। दूसरा आपने सोसाइटी वाले पेपर से कैसे, क्योंकि मंदिर जो है यही सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बने, मतलब उस समय के समाज का और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनते हैं कौन, यही नागर शैली के मंदिर। समझ रहे हो, तो इतिहास के भाग से, समाज के भाग से जोड़ा। फिर अर्थव्यवस्था से, देखो पेपर 3 से इकोनॉमी से कैसे जोड़ेंगे, जो यहाँ पर मंदिर निर्माण होता था तो जो शिल्पकार थे या मूर्तिकार थे इनको बेहतर रोजगार मिलता था, इनका जीवन यापन बेहतर हुआ, इनके आय के स्रोत बेहतर हुए। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये क्या है, शिल्पकार और मूर्तिकारों के बेहतर जीवन यापन से जोड़ा तो उनकी आय बेहतर हुई, आय के स्रोत बेहतर हुए, तो इकोनॉमी वाले खंड से जोड़ दिया इसको। कंट्रीब्यूशन देखो हम बता रहे हैं कि नागर शैली के मंदिर या किसी भी मंदिर स्थापत्य का, यानी कि मंदिर जब वास्तुकला पर आए तो उसके योगदान को अगर आपको बताने का स्कोप रहे, आराम से बता सकते हो। जब 3 नंबर में क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से जोड़कर आप सोचो कि इतिहास के खंड से कैसे, समाज के खंड से कैसे जोड़ना है, पेपर 3 से कैसे जोड़ना है, एथिक्स वाले से कैसे जोड़ सकते हो, क्योंकि यही जो मंदिर है ये अपने आप में इनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं प्लस ये प्रमुख मूल्यों का केंद्र भी रहे। ठीक है, कुछ हालांकि कुरीतियां रही उसके अलावा छोड़ दिया जाए तो प्रमुख रूप से जो समाज के मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, इनका केंद्र रहते हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं इनका प्रमुख केंद्र रहते हैं। ठीक है, तो देखो पेपर 4 से यहाँ जुड़ गया। उसके बाद प्रमुख जैसे नागर शैली के मंदिर, और यूपी स्पेसिफिक अगर पूछा जा रहा है तो जैसे अयोध्या मंदिर है जो नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कुछ योजनाएं जैसे यहाँ पर आपको सोचनी है कि जैसे प्रसाद योजना आपकी चल रही है, स्वदेश दर्शन योजना चल रही है, इसको आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर, तो नागर शैली के मंदिरों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन आप यहाँ दर्शा सकते हो। ठीक, इतना स्कोप रहता है यहाँ पर लिखने का। जब कंक्लूड करना है तो वही समराइज कर दो कि अपनी जो विशिष्ट शिखर है, संरचना है, अलंकरण, इसके साथ भारतीय जो वास्तुकला है इसकी प्रमुख शैली है कौन, नागर शैली। या फिर आपका कंटिन्यूटी बेस्ड कैसे है, कंटिन्यूटी बेस्ड ये है कि देखो वर्तमान समय में जो भारतीय स्थापत्य परंपरा है इसमें भी उस समय के नागर शैली के जो लक्षण है वो आज दिखाई देते हैं। तो ये होता है कंटिन्यूटी, मींस नो निरंतरता बनी हुई है, जो आज भी उस मंदिर स्थापत्य की उत्तर भारत के क्षेत्र में जो निरंतरता बनी हुई है उसके आधार पर भी आप बता सकते हो कि देखो भैया ये भारतीय स्थापत्य जो परंपरा है इसमें आज भी वो विशेषताएं सारी परिलक्षित होती हैं या उत्कृष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक, क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ एकदम। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। देखो चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी करनी है। अब शहरी नियोजन पर जब टिप्पणी करने का आएगा, मींस राइट ए नोट ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, 2020 में आया था क्वेश्चन। अब इसमें थीम सीधी सीधी है कि हड़प्पा काल में और उसकी जो अर्बन प्लानिंग है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अर्बन प्लानिंग को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन आप हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला और नगर नियोजन के बारे में बता सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का जो आर्किटेक्ट है, वास्तुकला है या नगर नियोजन है, वो वैज्ञानिक और काफी सुव्यवस्थित है। ठीक है, अपने आप में उन्नत है, इसीलिए इसको एक नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो। मेन बॉडी पर जब आना है, देखो इसको कैसे अन्य से बेहतर कैसे करना है भाई, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन, अर्बन प्लानिंग या इसके जो कैसे विकसित हुआ इसके एक एक पॉइंट्स तो सभी बताएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के साथ और कैसे सीखना है, कैसे इस तरीके के आंसर को बेहतर और कैसे कर सकते हो। तो हम लोगों ने देखो चर्चा की ना कि जहां पर फिगर बनाने का, डायग्राम बनाने का मौका मिले खटाक से बनाओ। जैसे यहाँ पर भारत का आपने तुरंत बनाया जो क्षेत्र है, प्रमुख नगर मींस टाउन, प्रमुख जो टाउन विकसित किए गए उसमें कुछ 2-4 मेंशन कर दिए आपने मैप पर, जो आपके प्रमुख नगर विकसित हुए थे, है ना, उनको आपने क्या किया, भारत का मैप बना करके हड़प्पा का जो क्षेत्र है, हड़प्पा के क्षेत्र में जो प्रमुख टाउन विकसित हुए थे, जो यहाँ पर नगर नियोजन बेहतर दिखाई देता है, उनको आपने यहाँ मैप पर मेंशन कर दिया। समझे बात को, तो बस इतना ही मेंशन करना है, बहुत डिटेल से नहीं लिखना है। फिर जो अर्बन प्लानिंग, नगर नियोजन जो बताना है, नगर नियोजन में जितने आपके पास पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने बहुत पॉइंट्स वहां पर सीखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ बस समझ लो कि नगर नियोजन में जैसे यहाँ का ग्रिड पैटर्न है, मीन सड़कें जो समकोण पर काटती थी तुरंत यहाँ बनाकर दिखा दिया। उसके बाद जो सार्वजनिक संरचनाएं जैसे कुओं का निर्माण हुआ, जलाशय का, स्नानागार का, अन्न आगार का, ये सारी जो सार्वजनिक जो संरचनाएं हैं इनका निर्माण दिखाई देता है। इसका उदाहरण है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो क्षेत्र है प्रमुख, यहाँ पर अर्बन प्लानिंग को समझना है इनकी, तो ये इन सबका जो सार्वजनिक संरचनाएं है इनका विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर जल निकासी हमने देखा था, है ना, अर्बन प्लानिंग जैसे आज के समय जो शहरीकरण है इसको बेहतर कैसे किया जाए, तो उस समय हड़प्पा काल की जो संरचना है, नगरीय नियोजन है, प्लानिंग है, उनको समझना चाहिए। क्लियर है, तो उसमें जैसे जल निकासी, आज के समय जल भर जाता है, उस समय देखो कितनी उन्नत जल निकासी थी। नालियां क्या, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था, नालियां ढक दी जाती थी। और हम लोगों ने क्या देखा था, जो घरों का निर्माण, आवास का निर्माण, हम लोग देखते हैं कि जो मुख्य द्वार है वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे ताकि धूल घरों तक ना जाए, वो क्या है साइड में गली में खुलते थे ताकि धूल जो है घर के अंदर तक ना जाए। स्वच्छता का ध्यान रखा गया इन लोगों ने रखा
रखा, ठीक है, प्लानिंग करते समय। ईंटें क्या है, पक्की बनाई, और जो मानक है, वैज्ञानिक मानक है, उनका प्रयोग किया। समझे बात को? तो ये सारे जो नियोजन है, ये सारे जो प्लानिंग है, यही तो आपको बताने हैं इसमें प्रमुख रूप से। उसके बाद देखो भाई, ये आप फिगर भी इस तरीके से आसान सा एकदम बना सकते हो कि इनका जो नगर है था, 2 भागों में बटा रहता था। जैसे ऊपरी शहर होता था, एक निचला शहर होता था। एक दुर्ग क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, समझे? जहाँ पर राजा वगैरह रहा करते थे। निचला क्षेत्र जहाँ पर आराम से कारीगर जैसे श्रमिक वगैरह मजदूर ये रहा करते थे, ठीक है? ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद में कुछ इमारतें हैं, सभागार वगैरह है, ड्रेनेज सिस्टम आपने बता दिया, स्नानागार, अन्नागार बता दिया, और ये शहरी दीवारें। देखो इस तरीके से आपको क्या बताना है, इस तरीके से किसी भी शहर का निर्माण किया जाता था। इन सभी चीजों का, ये सभी आपकी संरचनाएं हैं, इनका ध्यान में रखा जाता था निर्माण करते समय, ठीक है? तो ये आपने तुरंत एक छोटा सा फिगर बना करके उसका जो स्ट्रक्चर पूरा बताया, जो भी आपने नगर नियोजन के बारे में, अर्बन प्लानिंग के बारे में बताए, एक एक पॉइंट्स आपने बताने के साथ में अगर ये फिगर वगैरह बता दिया, तो एग्जामिनर सोचिए कितना इंप्रेस हो जाएगा इससे, ठीक है? उसके बाद आलोचनाएं जैसे की जाती है, जैसे इतिहास लेखन यहाँ पर अभी अधूरा है क्योंकि लिपि नहीं पढ़ पाए हैं, केंद्रीकृत कोई सत्ता का अभाव दिखाई देता है, सृजनात्मक जो अभिव्यक्ति है वो सीमित दिखाई देती है, सामाजिक संगठन अनिश्चित है। काहे भैया ये आलोचनाएं क्यों की जाती है? क्योंकि अभी तक की जो हड़प्पा लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितना पुरातात्विक खोज हुई है उसके आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है वो ये है, स्पष्ट उसका नगर नियोजन दिखाई देता है, ठीक है? अब जब कंक्लूड करना है तो समरी बेस्ड और जो कंटिन्यूटी है इसको ध्यान में रखते हुए आप कंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहां समझो, देखो कंक्लूजन दिया हुआ है, शान एकदम शानदार तरीके से समझने की कोशिश करो कि हड़प्पा सभ्यता है सुनियोजित शहरीकरण, जल संरक्षण, मानव सभ्यता एवं प्रकृति सहअस्तित्व का एक ऐसा मॉडल है जो आज के सतत विकास, आज हम लोग लगातार सतत विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी, मानव केंद्रित विकास को ऐतिहासिक वैधता प्रदान करता है, ठीक है? देखो हमने आज की कंटिन्यूटी के साथ में मींस जो उस समय जो हड़प्पा जो नगर नियोजन था, अर्बन प्लानिंग थी, उसको समराइज किया। समराइज मतलब क्या है? एक तो शहरीकरण बढ़िया है, जल संरक्षण अच्छा है, ठीक है, सामाजिक समता का ध्यान में रखा गया, प्रकृति के साथ सहअस्तित्व देखा गया, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते थे, एनवायरमेंट का संरक्षण को भी। तो ये उस समय का हमने समराइज किया पूरा। अब इसको कंटिन्यूटी के साथ मतलब आज के समय जोड़ना है, तो आज के समय मतलब हम क्या कहते हैं? आज के समय सतत विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी चला रहे हैं, मानव केंद्रित विकास चला रहे हैं, ठीक है, मानव को केंद्र में रखते हुए विकास करना चाहिए। देखो ये है वर्तमान तत्व, ये है आज के तत्व, और ये है हड़प्पा के तत्कालीन समय के जो प्रमुख नगर नियोजन के तत्व हैं। इन दोनों को जोड़ा और इनको बोला गया कि आज के जो ये तत्व हैं इनको एक ऐतिहासिक वैधता कहां से मिलती है? बोले इतिहास में जाओ और ये सारी वैधता आपको देखनी है तो हड़प्पा काल के नगर नियोजन को देख लो। क्लियर समझ में आया? देखो कंक्लूजन कितना बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है। जो बताया जाता है ना कि आज के समय से जोड़ो, एसडीजी यूज करो। देखो यही हो गया, यहाँ तुरंत आपको क्या है, एसडीजी 11 तुरंत मेंशन कर देना है ब्रैकेट में, ठीक है? तो अब सतत विकास में एसडीजी 11 आपका क्या है? बेहतर आपका शहरीकरण को ही तो प्रोत्साहित करता है, अर्बनाइजेशन के लिए तो है। तो शहरीकरण एसडीजी 11 को यहाँ तुरंत मेंशन करना है। एक स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, इसकी चर्चा कर दी आपने, मानव केंद्रित विकास की चर्चा कर दी। क्लियर हुआ बात? सब कुछ आ गया कि नहीं? एक अच्छा एक कंक्लूजन हो गया कि नहीं? बढ़िया शानदार कंक्लूजन, बस इससे बढ़िया और क्या ही लिखोगे? सीख लो इसको अप्लाई करो आगे अन्य क्वेश्चंस पर, ठीक है? अब आते हैं अगले, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। यह प्रश्न जो है आपका 2024 में आया हुआ है, लेकिन प्रश्न है किस पर? बोले यहाँ पर थीम है एक तो आपका साहित्यिक स्रोतों पर, साहित्यिक स्रोतों की बात की गई है। अब स्रोत के स्तर पर आपको एक तो डेफिनेशन बेस्ड आप देखो, एक तो इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो कि एग्जामिनर को पहले बताओ कि देखो किसी भी कालखंड को, यहाँ बोल रहा है कि भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो स्रोत होते हैं, एक होता है साहित्यिक लिटरेचर आपका होता है, एक होता है उसका आर्कियोलॉजिकल स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। अब हमें यहाँ पर जो है जिसमें साहित्यिक स्रोत का भी एक प्रमुख स्थान है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, एकदम कम शब्दों में आसान भाषा में इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया आपने। बात आ गई यहाँ तक भैया, केवल इंट्रोडक्शन ही तो नहीं, इंट्रोडक्शन तो हम सीख चुके हैं इतना अच्छे से बार बार। उसके अलावा एक डेफिनेशन बेस्ड क्या हो सकता है? प्राचीन भारतीय साहित्य जो सारे इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत के ग्रंथ हैं, साहित्यिक स्रोत वे ग्रंथ हैं जिसमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का वर्णन मिलता है, ठीक है? एक तो आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया, सीधा उस थीम को ही डिफाइन कर दिया, वही होता है डेफिनेशन बेस्ड। जो प्रश्न की थीम है जैसे साहित्यिक स्रोत, इसको डिफाइन कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा आपने जो इंट्रोडक्शन शुरू किया उसमें सोर्स के बेस पर, मतलब आपने बताया कि प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख स्रोत होते हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत का भी प्रमुख स्थान है, क्योंकि भैया प्रश्न किस पर है? साहित्यिक स्रोत पर है, ठीक है, समझे? अब जब मेन बॉडी पर आएंगे, मुख्य भाग में आएंगे, तो डिटेल आपको बताना है साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब डिटेल कैसे जाओगे? एक तो इसको दो भागों में बांट देना है, एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब क्या है? जो बहुत सारा साहित्य जैसे वैदिक है, उत्तर वैदिक पीरियड है, बौद्ध है, जैन है, किसी धर्म को केंद्र में रखते हुए जो साहित्य का निर्माण किया गया है, तो साहित्य की रचना धर्म को केंद्र में रखते हुए की गई है, वो सारे धार्मिक साहित्य हैं, ठीक है, किसी धर्म से पोषित होकर। तो उदाहरण के तौर पर वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद हो गया, उपनिषद, इनकी सबकी चर्चा कर देनी है। बौद्ध में आना है तो भैया बौद्ध में त्रिपिटक की चर्चा कर देनी है, जैन में भैया आगम जो है, आगम सूत्र है, इनकी चर्चा कर देनी है, ठीक? तो ये सारे आपके क्या
क्या है, धार्मिक साहित्य हो जाएंगे। फिर जब लौकिक साहित्य, मतलब उस काल में भी साहित्य कुछ ऐसे लिखे गए जो धार्मिक नहीं थे, गैर धार्मिक थे। उदाहरण के तौर पर मौर्य काल में आएंगे तो अर्थशास्त्र की चर्चा कर देनी है, ठीक है। आगे कालिदास वगैरह के द्वारा बहुत सारे नाटक लिखे गए, उनकी बता सकते हैं। हर्षवर्धन के काल में जो आपकी हर्षचरित वगैरह के द्वारा जो भी आपका बाणभट्ट के द्वारा जो भी रचनाएं रची गई, ये सारे आपके किसमें आते हैं, लौकिक साहित्य में। कल्हड़ की जैसे राजतरंगिणी है, ठीक है, जिसके माध्यम से पहली बार आपका ढंग से इतिहास जो है ना, जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक कहानियां, जो घटनाएं हैं, उनकी जानकारी मिलती है। तो ये सारी चर्चाएं आपकी क्या है, ये सारी चर्चाएं आपकी बताती हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन की जानकारी देती हैं, सारे साहित्यिक स्रोत जो हैं, ठीक। अब जब कंक्लूड करने जाना है तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इसमें क्या है, एक मिर्ची थोड़ी सी है। क्या मिर्ची है, आप कंक्लूड कर सकते हो। देखो, साहित्यिक स्रोत सही मायने में तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इनकी जानकारी मिलती है हमें, ठीक है, इस काल की। लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत जो होता है, इसकी जो प्रामाणिकता है, इसको और ठोस बनाता है, मजबूत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्यिक स्रोत की कुछ सीमाएं होती हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बात बताइए, अगर कोई साहित्यिक स्रोत रचना हो रही है, जैसे भैया समझो अर्थशास्त्र का मान लो, या फिर बाणभट्ट के द्वारा जो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित है, हर्षवर्धन के काल में है। तो हर्षवर्धन के काल में जब हर्षचरित लिखी जाएगी, तो यहाँ पूरी संभावना नहीं है कि उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो सकता है। कई बार हुआ भी है, ठीक है। तो बोले ये अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन है, जो हाइपरबोल तरीके से बातें कह दी जाती हैं, क्या इसको कैसे प्रमाणित किया जाएगा? तो इसके लिए पुरातात्विक स्रोत का होना बहुत जरूरी है। वो फिर कंफर्म कर देता है, हाँ भैया ये बात कह रहे हो कि देखो भैया 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, बोले उनकी अगर चर्चा कहीं पर कहीं दिख जाए, अश्वमेध यज्ञ से संबंधित कुछ संरचना दिख गई, बोले हाँ ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं। लेकिन अगर नहीं ऐसी संरचना है तो बोले हवाबाजी भी तो हो सकती है। तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण होने के चलते, इसके एक भय के चलते ही क्या होता है, इस पर कुछ सीमाएं मानी जाती है कि साहित्यिक स्रोत में अपने आप में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। परंतु फिर भी प्राचीन भारत के समाज को या उसकी राजनीति या संस्कृति को समझने के लिए ये बहुत उपयोगी हो सकता है, समझे। जैसे देखो, जैसे मान लो हड़प्पा काल में, और ये साहित्यिक स्रोत बहुत जरूरी हो जाता है उसके प्रशासनिक संरचना को समझने के लिए। काहे काहे कि हड़प्पा काल देख लो, हड़प्पा काल में हमारे पास पुरातात्विक तो है बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन साहित्यिक भी है, लिपि भी है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए, तो आज तक हम उस पर अनुमान ही लगाते रहते हैं, समझ रहे हो, उसकी संरचना नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए साहित्यिक जो स्रोत है वो मिलना, उसको समझना, उसके बाद हम बता सकते हैं। लेकिन बहुत सी बातें उसमें सही हैं, बहुत सी बातें अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। ये आपकी जो है, ये आपकी कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है, पुरातात्विक। इसलिए कहा जाता है कुछ लिमिटेशन है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, हल्का सा छोटा सा लिमिटेशन है बताया जो सही मायने में है, उसके साथ कुछ सीमाएं बताते हुए आगे आपने जब कंक्लूड किया तो बताना है कि फिर भी जो भारतीय समाज, उसकी संस्कृति एवं राजनीति को समझने के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, ठीक है, समझे, बहुत उपयोगी हैं। तो ऐसे कंक्लूड किया, कंक्लूड करने के साथ आपका हो गया ये 5 हमारे पीवाईक्यू कंप्लीट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते किस लिए हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को समझते हैं, वन पेजर नोट्स के माध्यम से। कोशिश रहती है कि यहाँ पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, अभी लेटेस्ट एकदम ट्रेंड के बेस पर, उससे आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो, उस कंटेंट के बेस पर आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई आप लिख सकते हो। और पहली बार अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सीखो कि भाई किस तरीके से, देखो हर बहुत टफ नहीं होता लिखना, अगर समझ में आ गया कि प्रश्न की डिमांड क्या है, उसके बेस पर कैसे इस प्रश्न को ले जाना है आगे। और वो तभी आएगा जब मल्टीपल बार आप जो दिया जा रहा है कंटेंट, उस पर रिवीजन कर लोगे, उसको एक बार फिर पढ़ना है जाकर के, फिर पढ़ करके फिर आपको हर टॉपिक पर डेली 15 से 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी ही करनी है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। क्लियर एकदम बात है। चलो फिर लेक्चर को खत्म करते हैं और बताइए भाई एक्सपीरियंस आपका, मजा आया कि नहीं आया। बेसिकली यह स्ट्रक्चर ना, बेसिकली देखो, यह उद्देश्य यही है कि जो आपने वीकली पढ़ा मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर समझ सको कि जो पढ़ा हुआ पार्ट है प्रीवियस ईयर वहीं से आ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं आ रहा है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि मटेरियल कम नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, बहुत ज्यादा सोर्सेज कलेक्ट करने के चक्कर में अगर रहोगे भैया, तो समझो कि जितना है जरूरी जो कंटेंट दिया जा रहा है, उसको आप क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे, उसको भी नहीं, आप उस पर कमांड नहीं कर पाओगे। कमांड नहीं होगी तो लिखने में दिक्कत आएगी। कमांड करो और आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ में जितना आप चला सकते हो अपना दिमाग, उसी पर, उसी टॉपिक के जितने दायरे खोल सकते हो, जितना धागे खोल सकते हो, उतने धागे खोलो। और सिखाने के लिए देखो, यहाँ पर जो डेली वैल्यू एडिशन है उसके माध्यम से, या स्ट्रक्चर के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वहां पर मॉडल आंसर मिलता है। हर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा, उतने में ही धागे आप खोल दोगे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के या पूरे सिलेबस के। ठीक है, चलो फिर लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद।